क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का घात n के अंत में 0 आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला में हम लिखेंगे, हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का घात n के अंत में 0 आ सकता है। तो देखिए हम पहले 4 का घात 1 लेंगे तो कितना आएगा। देखिए 4 का घात 1 होता है 4, जिसका कि गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए 4 का घात हम 2 लेंगे तो 4 का घात 2 बराबर क्या होगा 4 गुने 4, जिसका कि गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 4 का घात n था तो n प्राकृत संख्या था, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 होता है, 1 से शुरू होता है, तो हम 1 2 घात में रख के देखेंगे। अब देखिए 3 रखेंगे तो 4 का घात 3 क्या होगा 4 गुने 4 गुने 4, जिसका ही गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 2 और 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए 4 का घात 4 तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 होगा, 4 बार होगा, जिसका ही गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए फिर 2 गुना 2। तो इस तरह से देखिए, तो देखिए हम कितना भी घात करें, कितना भी घात इस पे रखें तो गुणनखंड में सिर्फ दो ही आएगा। अगर हम 4 का घात 5 भी लेंगे तो सिर्फ 2 ही उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, देखिए जितना 4 है उतना, यहाँ 4 था तो 2 गुने 2 लिखे थे, यहाँ पे देखिए 4 गुने 4 था 16, तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 16 चौक 64, तो इसमें भी देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो यहाँ भी देखिए जितना 4 है उतना 2 गुने 2 आया है। तो चाहे हम कितना भी 4 का घात 100 भी ले लें तो इसका गुणनखंड 2 ही रहेगा। ठीक है, चाहे 4 का घात हम 1000 भी ले लें तो भी इसका गुणनखंड क्या रहेगा 2 गुने 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 के अलावा और कोई नंबर तो आएगा नहीं, तो हम लिखेंगे, तो देखिए हम यहां पे कॉमा दे देंगे, कॉमा दे करके लिख देंगे इत्यादि, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे इत्यादि, यानी इसी तरह अगर 4 का घात 5 भी लेंगे तो इसी तरह 2 गुने 2 बढ़ता जाएगा, 4 का घात 6 भी लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब तो हम लिखेंगे, देखिए इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 का घात n के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 2 और 2 हैं, यानी सिर्फ 2 है। फिर अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 4 का घात n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। 4 का घात n के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो। देखिए कह रहा है कि 4 का घात n के अंत में 0 होगा, कब 0 होगा यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो। तो 5 से भी विभाज्य होगा तब देखिए 5 दूनी 10, यानी 0 आ रहा है अंत में, अर्थात 4 का घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए। अगर गुणनखंड में 5 रहता 2 के अलावा तब 4 का घात n के अंत में 0 आता। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, यानी 0 आ रहा है, 10 में देखिए रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं आता। कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 4 का घात n के अंत में 0 हो। तो देखिए आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ यहां से लिखिए 4 का घात n के अंत में 0 होगा, यहां से शुरू कीजिए लिखने के लिए। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, 4 का घात n के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो, अर्थात 4 का घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 रहना चाहिए। अगर देखिए 2 के अलावा उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 रहता तो संभव था कि 4 के घात n के अंत में 0 हो सकता था। ठीक है, लेकिन 5 नहीं है तो सिर्फ 2 गुने 2 से सिर्फ 4 ही होगा। ठीक है, 4 दूनी 8, इसी तरह बढ़ता जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ 2 रहा तो, लेकिन अगर 5 भी रहता उसमें शामिल तो 5 से 2 गुना होके 10 होता। ठीक है, 10 से 2 गुना होके 20 होता, तो यानी 0 आ सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है, अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 4 का घात n के अंत में शून्य हो। यानी कोई ऐसी प्राकृत संख्या, यानी कितना भी हम उस पे घात 4 पे घात रख दें तो भी उसके अंत में शून्य नहीं आएगा। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहां से लिख सकते हैं 4 का घात से लेके n, यहां से लेके यहां तक भी आप लिख सकते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक भी लिख सकते हैं अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम देखिए इस तरह ब्रैकेट दे दिए हैं, यहां से आप यहां भी आधा भी इसके लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से मेन देखिए क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में शून्य नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 4 का घात n के अंत में शून्य हो। अब देखिए दूसरा, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 का घात n के अंत में 0 आ सकता है। अब देखिए इसमें भी हम लिखेंगे, पहले हम देखते हैं कि 15 का घात 1 देंगे तो कितना आएगा 15 का घात 1 देंगे तो 15 आएगा। अब 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 5। ठीक है, देखिए 3 गुने 5 क्या होता है 15। तो सबसे छोटा यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या से 15 लगेगा, उसके बाद 5 से लगेगा। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को एक बार में लगा देंगे, यानी 3 गुने 5 होगा इसका अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए अगर 15 का घात 2 लिखते हैं तो कितना होगा 15 गुना 15 बराबर 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। ठीक है, देखिए 2 बार 15 का घात 2 लिखे तो 15 गुना 15 होगा, तो एक 15 का 3 गुना 5 हुआ। एक ठो और देखिए 2 15 है तो इसमें भी 3 गुना 5। ठीक है, तो देखिए अब 15 का घात n कह रहा था, तो n क्या है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 हम जितना भी यहाँ पे रख के देखते हैं सब में क्या आता है गुणनखंड। तो देखिए 15 का घात अगर हम 3 लेंगे तो 15 गुना 15 हो जाएगा। 3 बार देखिए 3 घात है तो 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो देखिए 3 बार 15 है तो देखिए 3 बार 3 गुना 5 आएगा। अब देखिए 15 का घात हम 4 रख के देखते हैं तो 15 गुना 15 गुना 15, यानी 4 बार गुना करेंगे तो 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 और फिर 3 गुना 5, और कॉमा देके अब इत्यादि लिख देते हैं, इसी तरह बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इत्यादि लिख दिए, यानी अगर 15 का घात 5 भी करें तो 15 को 5 बार गुना करेंगे और 3 गुना 5 भी 5 बार लिखाएगा। तो इस तरह से इसके गुणनखंड में सिर्फ अगर कितना भी n हो, 15 का घात जो n है, n के जगह पे हम 100 भी रख दें तो भी इसके गुणनखंड में सिर्फ 3 और 5 ही आएगा। ठीक है, और कोई संख्या तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 15 का गुणनखंड 3 गुने 5 ही होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हम 15 का घात कितना भी रख दें 100 1000 2000 तो भी 3 गुना 5 ही आएगा। इसके गुणनखंड में 2 ही संख्या रहेगा, 3 या 5। ठीक है, जैसे 4 में था सिर्फ 2, वैसे 15 में सिर्फ 3 और 5 रहेगा। तो अब हम लिखेंगे, तो देखिए हम इसमें लिखेंगे अब इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 का घात n के गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं 3 और 5 है। देखिए इसका गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं सिर्फ 3 और 5 था, क्योंकि 15 का गुणनखंड 3 और 5 ही होता है, 3 गुने 5 15 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या दोनों है। फिर अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से 15 का घात n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंडन संभव नहीं है, यानी और कोई संख्या इसके गुणनखंड में हो 15 का घात n में, यह संभव नहीं है, क्योंकि 3 गुने 5 से अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा। चाहे कितना भी हम n का मान रख दें, 100 भी रख दें 200 भी रख दें 15 का घात, ठीक है, तो भी इसके गुणनखंड में 3 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा। तो देखिए 15 का घात n के अंत में 0 होगा यदि 5 के अलावा अभाज्य संख्या 2 से विभाज्य हो। तो देखिए अगर हमको 0 चाहिए तो 3 और 5 के अलावा देखिए यदि 5 के अलावा 2 से भी विभाज्य हो, तो देखिए 5 गुना 2 10 होता है। तो अगर 2 रहता है इसके अभाज्य गुणनखंडन में, ठीक है,
5 के अलावा, तो 0 आ सकता था इसके अंत में। देखिए 0 आ सकता था क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 गुना 2 10। तो यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं कि यदि 5 के अलावा अभाज्य संख्या 2 से भी विभाज्य हो, अर्थात 15 का घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 रहना चाहिए। अगर 2 रहता तो 0 आ सकता था, ठीक है, 15 का घात n के अंत में, यानी अंत में 0 आ सकता था, किंतु ऐसा नहीं है। लेकिन 2 नहीं है, सिर्फ 3 और 5 है इसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या। अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 15 का घात n के अंत में 0 हो। यानी और कोई, अगर 2 नहीं है तो कोई और ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी। देखिए 3 और 5 के अलावा और कोई संख्या इसके गुणनखंड में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 15 का घात n के अंत में 0 हो। तो देखिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3 और 5 के अलावा और कोई इसके गुणनखंड में नहीं आएगा जो कि 0 ला सके, ठीक है। 2 नहीं आएगा कभी, कितना भी हम n का मान रख दे, कितना भी उसका घात रख दे 15 का, तो भी 0 नहीं होगा उसके अंत में। 15 का घात n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। तो बस यही आंसर होगा। तो देखिए आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहां से 15 n के अंत में 0 होगा, यदि यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं तो भी सही होगा। यानी इसको आप यहां पूरा भी इस तरह लिख सकते हैं याद करके, ठीक है, या इसको कॉपी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां से भी लिखिएगा, यहां से ही देखिए सही, जो पूछ रहा है वही लिख रहा है। यहां से 15 का घात n के अंत में 0 होगा, यदि यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो आप इसको भी इतना भी लिखेंगे तो भी सही ही होगा।